सोयाबीन पूरा भारत में या पूरा विश्व में तिलहनी फसल ये है तो दलहनी, लेकिन एकर उपयोग तिलहनी फसल के रूप में करे जाते। तो एकर विशेष महत्व तेल वाले फसल में है। साथ ही एमा प्रोटीन के मात्रा बहुत ज़्यादा पाए जाते। एकर वजह से सोयाबीन के जो बाई प्रोडक्ट होते, जैसे तेल के साथ साथ हमला प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, वसा चाहिए, या बढ़त लइका मन के बढ़वार के लिए ये एक बहुत अच्छा सोर्स है। और अभी आप मन देखत हो कि आज के समय में मल्टीग्रेन आटा के बहुत चलन है, जेमा बहुत जन वैज्ञानिक द्वारा या कंपनी द्वारा आजकल गेहूं के आटा में सोयाबीन के साथ मिक्स करके भी बनाए जाते। तो एकर महत्व आसानी से समझे जा सकते कि हमार शरीर के बढ़वाड़, हमार प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए बर, साथ ही हम अच्छा स्वस्थ रहन ओकर लिए प्रोटीन के पर्याप्त मात्रा उपस्थिति के साथ सोयाबीन हमारे जीवन में एक बहुत बड़े स्थान रखते। लेकिन अभी बढ़ाया नहीं, जो माइनर कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, नर्सरी एक ऐसी जगह है जहां पौधों की तब तक देखभाल की जाती है जब तक वे खेत में रोपित करने के लायक नहीं हो जाते। अच्छी पौध तैयार करने के लिए नर्सरी प्रबंधन की सभी बारीकियों पर बहुत ध्यान देना जरूरी है, जैसे कि बीजों का चुनाव, बीजोपचार करना, खेत तैयार करना और खेत से पहले नर्सरी तैयार करना, नर्सरी के बेड तैयार करना, कीट नियंत्रण, इन सभी बारीकियों पर हम आज चर्चा करेंगे। और इस विषय में आपको विस्तृत जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र राजनांदगांव से डॉक्टर गुंजन झा। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। साथियों, नर्सरी प्रबंधन से संबंधित यदि आपके कोई प्रश्न हो, यदि आप कुछ पूछना चाहते हो, तो आप हमारे इस टोल फ्री नंबर पर हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-233-9418। आइए चर्चा की शुरुआत करें। मैम, नर्सरी बेड कितने प्रकार से तैयार होते हैं और क्या मौसम के हिसाब से अलग अलग तरह के नर्सरी बेड तैयार करना चाहिए? जी जी, देखिए, आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे आजकल हमारे जो किसान भाई हैं जो नर्सरी लगाते हैं, जैसे तो अभी हमारा रबी का सीज़न प्रारंभ हो चुका है जी, और सभी अपने तैयारी में जुट गए हैं किसान भाई। तो उनके लिए ये एक हमारी तरफ से निर्देश ये रहेगा कि जो भी किसान भाई तैयारी कर रहे हैं, जैसा अभी मौसम जो है अचानक से परिवर्तित हो जाता है, कभी पानी गिर जा रहा है, तो आप जो नर्सरी बेड बना रहे हैं उसे ऊंची जो नर्सरी बेड बोला जाता है, जिसे रेज बेड कहा जाता है वैज्ञानिक नाम के रूप में, तो उसको आप लोग बनाएं जो जमीन से 10 सेंटीमीटर ऊंची होती है। चौड़ी जो होती है लगभग 1 से 1.25 मीटर चौड़ी रखी जाती है, और लंबाई आप अपने बीज के आधार पर रख सकते हैं। जी जी। तो इस प्रकार की नर्सरी यदि आप बनाते हैं तो आपका जो जल भराव की स्थिति होती है या अचानक जो पानी गिर जाता है, उससे भी हम अपनी नर्सरी को बचा सकते हैं। जी जी जी। मैम, जैसे कि आपने बताया मौसम के हिसाब से, तो इस समय जो हमारे किसान भाई तैयार करना चाहते होंगे वो किस तरह की नर्सरी तैयार करें? जी देखिए, वैसे तो नर्सरी हमारी जो होती है 3 प्रकार की होती है। आपका एक जो होता है फ्लैट बेड बोला जाता है, दूसरा सनकन होता है जो जमीन से अंदर धसी हुई नर्सरी जिसे बोला जाता है, और तीसरी होती है हमारी आपकी ऊंची जो आपकी रेस बेड बोला जाता है। तो जनरली हम जो है जब इस शीतकालीन जो सब्जियां लगाते हैं उसके लिए हमारा या तो सनकन बेड यूज किया जाता है जब बहुत ज्यादा ठंडी हवाएं चलनी चालू होती है और हमें नर्सरी डालना है तो हमें सनकन बेड यूज किया जाता है। लेकिन हमारा जो क्षेत्र है उसके लिए हमें या तो फ्लैट बेड शीतकालीन के लिए, या फिर आपका यदि पानी की आशंका है कि पानी गिर सकता है जैसा मैंने आपको बताया अभी, तो उसके लिए आप रेस बेड का उपयोग करें तो वो ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा और आपकी नर्सरी जो है वो स्वस्थ रहेगी और पानी से बची हुई रहेगी। अच्छा जी। मैम, नर्सरी लगाने के लिए सबसे पहली शुरुआत जो होती है मिट्टी का प्रबंधन होता है। मिट्टी कैसे तैयार करें, किस तरह की हो, खाद कितना डालें, प्रति वर्ग मीटर कितना खाद डालना जरूरी रहता है, इन सब बातों पे बहुत ध्यान देना जरूरी होता है। ये बातें हमारे किसान भाइयों को थोड़ा विस्तार से बताइएगा। देखिए किसान भाई, जैसे कि जब सबसे पहले तो आप नर्सरी लगाने जा रहे हैं तो उसमें आपका जो सिलेक्शन करना है, जो भी एरिया है उसका चयन करना है कि किस प्रकार का चयन सिलेक्शन होना चाहिए। तो किसान भाई ये ध्यान रखें कि जहाँ भी आप नर्सरी डालने वाले हैं वहाँ पर प्रकाश की पूरी उपलब्धता होनी चाहिए, बहुत तेज धूप ना पड़े बट सूर्य की रोशनी आना चाहिए, और दूसरा आपका जल भराव की स्थिति नहीं होना चाहिए जिसमें कि जिससे कि आपका जो नर्सरी बेड है वहाँ पानी में डूब जाए, इस प्रकार की स्थिति ना हो। और दूसरा आपका स्लोपी यदि थोड़ा सा एरिया हो जहाँ पे ढलान होती है तो आपका जो पानी यदि गिरता भी है तो एक्स्ट्रा पानी बाहर निकल जाता है, ड्रेन ऑफ हो जाता है।
तो इस प्रकार की सभी चीज़ों को देखते ध्यान में रखते हुए आप जगह का सिलेक्शन करें। और उसके पश्चात जैसे कि मैंने बताया 3 प्रकार की नर्सरी होती है, फ्लैट बेड, रेस बेड और सनकन बेड। तो उसके आधार पर आप अपना नर्सरी बेड तैयार करें। और बेड जो तैयार करेंगे लगभग आप उसकी चौड़ाई जो होती है वो 1 से 1.25 मीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 मीटर रखी जाती है, ताकि हम उसमें दोनों तरफ से बैठ के अपना निंदाई का कार्य या फिर जो बीज लगाने का कार्य वो आसानी से कर सकें। और इस प्रकार से आप नर्सरी बेड को तैयार कर लें। और उसकी जो जैसे मैंने बताया लंबाई जो होती है आपकी बीज के आधार पर रखी जाएगी। और जब मट्टी में जब आप मट्टी में तैयार कर रहे हैं तो ये जो साइज है उसके आधार पर इसमें हमको यदि तैयार करने के बाद मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर लेना है। मट्टी बारीक होना चाहिए ताकि जो छोटे बीज होते हैं वो मट्टी के ढेले से दबे ना। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि मट्टी जो है अच्छी बारीक होनी चाहिए। और उसमें जब तैयार कर लेना है तो उसके पश्चात उसमें जब हम तैयार करें उसी समय लगभग 5 किलो जो है प्रति स्क्वायर मीटर की दर से। पहले एक साथी का फोन सुन लें। बिल्कुल। हेलो हेलो, नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? रमेश साहू खैर से। जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? मधुबन। हेलो हेलो, नमस्ते मैडम। हाँ नमस्कार, आप अपना प्रश्न पूछिए। ये जो गोभी थरहा और धनिया वगैरह डालते हैं 2 इंच से। मधुबन खैर से रमेश साहू। हाँ जी, हाँ साहू जी पूछिए। वो मर जे तो जगह बात हर हम ऑटो में मर जे तो उपाय निदान बताओ। जी अच्छा जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा किसान भाई, आपने जो अभी क्वेश्चन किया बस हम उसी में आने ही वाले थे, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो जैसा कि आपने बोला कि पौधे जो हैं वो खराब हो जाते हैं या मर जाते हैं। तो देखिए जैसे हमने ये बहुत ही ऐसी बात है कि बीमारी जिसे बोला जाता है डैम्पिंग ऑफ कहा जाता है ये बीमारी को। तो ये हमारी नर्सरी अवस्था में ही आती है। और किसान भाई इस चीज़ का ध्यान रखें, जैसे मैंने बताया कि नर्सरी का उपचार, यदि आपको आशंका है कि आपका जो क्षेत्र जहाँ पे आपने नर्सरी तैयार कर रहे हैं वहाँ पे किसी भी प्रकार के फंगस का या बैक्टीरियल विल्ट की प्रॉब्लम पहले भी आपकी जमीन में रह चुकी है, तो आप इसमें पहले ही निदान कर लें, नहीं तो इस प्रकार की समस्या आपको बहुत दिखाई देगी। जी, और इसमें कुछ बातें हैं जैसे कि आपका जो गोबर की खाद आप जो यूज कर रहे हैं उसको पूरी तरह से सड़ी हुई और सूखी गोबर की खाद यूज करें, क्योंकि यही एक आपका साधन मतलब आपका कारक होता है जो हमारी डैम्पिंग ऑफ बीमारी को हमारे नर्सरी तक पहुंचाता है। तो ये इसका आप विशेष ध्यान रखें कि आपको सड़ी हुई गोबर की खाद जो है वो अच्छी तरह से डिकम्पोज हो गई उसे ही उपयोग में लाना है, तो आप इस रोग से बच सकते हैं। दूसरा, बीज को उपचारित करें। अब जैसे बीज के उपचारित करने की बात आती है तो कैसे उपचारित करना है इसके लिए है, तो बीज जो है आप जैसे आपको फंजीसाइड है तो आप यदि केमिकल का यूज करना चाहते हैं तो थायराम, बावेस्टिन, कैप्टॉन या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो है इसका 2.5 से 3 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जी। और आप इसका उपचार करके फिर इसको बीज को लगा सकते हैं। और यदि आप चाह रहे हैं कि आपको जैविक पे करना है तो ट्राइकोडर्मा हमारा आज की हमारे किसान भाई बहुत अच्छे से अवेयर हो चुके हैं, जागरूक हो चुके हैं इसके लिए। तो आप ट्राइकोडर्मा का लगभग आपका 10 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से इसका उपयोग करके आप अपने बीज को उपचारित कर सकते हैं। जी। और इसके अलावा हमको यदि बीज जो है उपचारित करें, हम गर्म पानी जो बोलते हैं उससे भी हम अपने बीज को उपचारित कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि सब्जियों का बीज छोटा होता है तो उसमें थोड़ा विशेष ध्यान रखना होता है। तो किसान भाइयों से यदि थोड़ी सी भी गलती होती है तो वो फिर बीज में समस्या आ सकती है। इसलिए आप लोग या तो ट्राइकोडर्मा का उपयोग करें या फिर केमिकल जो है हमारा सीड ट्रीटमेंट उसका उपचार करें। तो ये भी एक बहुत वो रहता है कि जिससे कि आपकी डैम्पिंग ऑफ की जो समस्या है उससे हम आसानी से बच सकते हैं यदि बीज का उपचार करते हैं हम तो। जी मैम, आपने बीजोपचार बताया, आपने ये बताया कि नर्सरी को रोग मुक्त कैसे रखें और हेल्दी सॉइल तैयार करने के लिए खाद की मात्रा कितनी होनी चाहिए। जी देखिए जैसे कि मैंने आपको भी बता रहे थे कि हमारा जो नर्सरी बेड तैयार कर रहे हैं उसी समय हमें उसमें लगभग 5 किलो प्रति स्क्वायर मीटर की दर से गोबर की खाद और आपकी नीम की जो खली होती है, यदि उसे हम मिला देते हैं तो हमारे कई सारे इंसेक्ट जो होते हैं, कीड़े और साथ में जो फंगल जो अटैक होता है जैसे डैम्पिंग ऑफ ये, तो इससे हम बच सकते हैं। तो इसका विशेष ध्यान रखें कि इसको आप अपने नर्सरी बेड में मिलाएं और अच्छी तरह से मिलाने के पश्चात ही इसमें लगाएं। और दूसरा आपका ये हो सकता है कि जो जिस भूमि में आपको लगाना है, यदि आप पहले से जागरूक हैं कि आपको इस भूमि में कुछ प्रॉब्लम हमारी आती है नर्सरी में, तो आपका जो अप्रैल का महीना होता है उस समय उस स्थान को थोड़ा सा जुताई करने के पश्चात उसे खुला छोड़ दिया
जाता है। अच्छा। और उसके बाद ताकि तेज धूप लगे और वो उस मट्टी में जो भी कीड़े या फिर उसके जो एग होते हैं, आपके अंडे जो होते हैं, प्यूपा होते हैं, वो सभी नष्ट हो जाए। तो इस प्रकार का भी आप अपने भूमि को उपचारित कर सकते हैं, जिसे कि सॉइल सोलराइजेशन कहा जाता है। ये भी बहुत अच्छा उपाय होता है। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। जी मैम, नर्सरी में बीज रोपित करने के बाद में और कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, किस तरह से नर्सरी का प्रबंधन करना चाहिए ताकि अच्छी और स्वस्थ पौध तैयार हो सके? देखिए, जैसा कि अभी हमने जो बात की, बीज उपचार करने की बात हुई, फिर अभी बात हो रही थी हमारी की नर्सरी बेड उपचार की बात हो रही थी। मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड करना चाहूंगी कि जैसे हम नर्सरी बेड को उपचारित करना चाह रहे हैं, तो नर्सरी बेड में एक फॉर्मेलिन ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा माना जाता है। अच्छा। तो फॉर्मेलिन का जो आपका 85% फॉर्मेलिन और उसमें 15% जो है मट्टी, उसमें आपस में मिला के, इससे हम आपके जो बेड होती है उसको मिला दिया जाता है बेड में अच्छी तरह से। और उसे लगभग 7 दिन के पहले, मतलब आपको बीज लगाना है, उसे 7 दिन पहले ये आपको क्रिया करनी होती है और उसको पूरी पॉलीथीन से कवर करके ढक दिया जाता है। और उसमें ऐसा ढका जाता है ताकि जो गीली मिट्टी उसे कवर कर दिया जाता है चारों तरफ से, ताकि उसमें उसकी जो फ्यूम, उसमें वाष्प जो बनती है वो बाहर ना आए। अच्छा। क्योंकि उसी वाष्प जो है, फॉर्मेलिन जो है, उसकी ही वाष्प से वो कीड़े और जो भी फंगल अटैक होता है आपकी जो मिट्टी में रहता है, उसको वो खत्म करता है। तो इस चीज का ये भी बहुत अच्छा एक उपाय होता है। यदि आप अपनी भूमि का उपचार करना चाह रहे हैं, ये इसको कर लें। और करने के 7 दिन बाद उसको 2 से 3 दिन आपको पॉलीथीन हटाने के बाद खुला छोड़ा जाता है। अच्छा। ताकि उसमें जो भी उसकी वाष्प बची हुई है आपके केमिकल की, वो सब बाहर निकल जाए, वातावरण में चली जाए। और उसके पश्चात आप उस पे सीड को रोपित कर सकते हैं। जी जी। और जैसा अभी आपने बताया कि सीड को लगाने के लिए क्या सावधानी रखनी होगी, तो सीड जब आप लगाने जा रहे हैं तो सबसे पहले बीज को उपचारित करें। उपचारित करने के पश्चात लाइन सोइंग, जो हमारे किसान भाई भूल जाते हैं यहाँ पर। पहले एक साथी का फोन सुन लें। बिल्कुल। हेलो हेलो जी नमस्ते। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? जी योगेश जांगड़े, सिरवा बांधा बेमेतरा से। जी योगेश जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? अभी समय में जैसे है सब्जी लगाना चाहते हैं जी, तो कौन कौन से लगा सकते हैं? और जैसे खेत के मेड़ वाली जगह होती है, जी जी, उसमें भी खेती कर सकते हैं क्या कुछ सब्जियों की? अच्छा बताइए मैम। जी जी बिल्कुल किसान भाई, जैसा कि अभी आपने बताया कि अभी क्या क्या सब्जी लगाना है, तो अभी देखिए किसान भाई, जैसे रबी का हमारा सीजन आने वाला है, तो आप गोभी, पत्ता गोभी, मिर्च, टमाटर, आपका टमाटर हो गया, और प्याज की जो खेती है वो भी की जा सकती है। तो अभी सभी फसल के लिए बहुत ही अच्छा समय है, जिसके आप पौध तैयार करके आप खेती कर सकते हैं। जी जी। और आपने जो पूछा कि मेड़ में, तो ये बहुत ही अच्छा आपका क्वेश्चन है कि हम मेड़ में क्या लगा सकते हैं। तो यदि आपकी मेड़ थोड़ी चौड़ी है, जिसमें कि आप थोड़ा सा जुताई तो नहीं, लेकिन हाथ से जो तैयारी बोला जाता है, जी जी, वो यदि करके आप अपने उसमें बेड तैयार कर सकते हैं, तो इसमें बिल्कुल आप गोभी है, पत्ता गोभी है, आप ये सभी फसल को आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि ये जल्दी तैयार हो जाती है। साथ ही नवल गोल, अच्छा, नवल गोल भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है आपका, यदि आप उसको बेड में लगाते हैं तो इस प्रकार से आप बहुत सारी सब्जियों को लगा सकते हैं। और ठंड में आप ये सभी सब्जियां बहुत ही कॉमन है, जो गोभी, पत्ता गोभी है, तो इनको आप आसानी से लगा सकते हैं। जी जी। मैम, योगेश जांगड़े जी के इस प्रश्न से पहले हम चर्चा कर रहे थे बीज की बुआई किस तरह से करना है। तो किसान भाई, बीज की जो बुआई है उसको सबसे पहले आप, जहाँ पे थोड़ी सी गलती होती है हमसे कि हम उसको छिटकवा पद्धति से डाल देते हैं, तो इससे हमारा जो बीज होता है वो एक स्थान पे ज्यादा और कहीं पे कम गिर जाता है, और आपस की दूरी जो है वो बराबर नहीं रह पाती है। तो इस समस्या से हमारी फिर जो डैम्पिंग ऑफ बीमारी, अभी जैसे हमारे किसान भाई ने पूछा कि हमारे जो पौधे हैं वो गिर जाते हैं 8-10 दिन के होते हैं तो निकलने के बाद, तो वो यही एक कारण होता है कि हमारे किसान भाई उसे फेंक के डालते हैं। अच्छा। और जिसके कारण बीज बहुत एक जगह इकट्ठा हो जाता है और वो आपस में एक दूसरे के साथ में न्यूट्रिएंट के कारण कंपटीशन होने लगता है उनका, एक ही जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसलिए आप जब भी लगाएं तो उसे लाइन में लगाएं, और लाइन में लगाना है तो आपको 5 सेंटीमीटर लाइन से लाइन और 1 से 2 सेंटीमीटर एक बीज से दूसरे बीज की दूरी होना चाहिए। अच्छा। और बहुत ज्यादा मतलब गहराई पे ना डालें, क्योंकि बीज बहुत छोटे होते हैं, ज्यादा गहराई पे जाएंगे तो सड़ जाते हैं। अच्छा। तो आप लगभग 1 सेंटीमीटर की दूरी पे और 1 सेंटीमीटर की गहराई पे बीज को आपको लगाना है। जी जी। और एक पतली लकड़ी से आप बेड पे ऐसा मार्क कर लें कि हमको इस लाइन में ऐसा बना लें और उस पे लगाएं, और लगाने के पश्चात इसे आपको रेत और वर्मी कंपोस्ट जो कहा जाता है, केचुआ खाद, उसका मिश्रण बना लें, आधा आधा आपका दोनों ले लें और उससे बीज को ढकें। अच्छा। हाँ जी बिल्कुल। ढकने के पश्चात इसको यदि आप ढकेंगे तो आपका जो बीज होता है वो सेट हो जाता है, जहाँ उसका जर्मिनेशन जो है वो प्रॉपर होता है। जी जी। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। मैम, एक और साथी का फोन है। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? लक्ष्मीराम साहू बोल रहा हूँ। जी साहू जी, क्या पूछना है आपको?
कि टमाटर का जो पौधा है ना जी, वो पीला पत्ता हो रहा है। अच्छा, टमाटर के पौधे में पत्ते पीले हो रहे हैं। किसान भाई ये बताएंगे, ये अभी नर्सरी अवस्था में है या आपका पौधा ट्रांसप्लांट आपने कर चुके हैं? फसल तो अगस्त में लगाए थे उसको। अच्छा अच्छा, जी जी जी। देखिए आपकी जो फसल है वो अगस्त में लगी हुई है, मतलब आपका लगभग 1-1.5 महीना हो चुका है, फ्लावरिंग स्टेज पे होगा आपका जो क्रॉप होगी। तो हो सकता है उसमें बैक्टीरियल विल्ट की समस्या हो और या फिर आपका फ्यूजेरियम विल्ट की हो, जैसे कि आप बता रहे हैं कि वो सूख रहा है, पीला पड़ रहा है। तो ये दोनों ही समस्या बहुत कॉमन है टमाटर पे, तो ये दोनों ही समस्या हो सकती है। इसके लिए जैसा कि यदि आपका पौधा लगा हुआ है तो आप यदि बैक्टीरियल विल्ट है उसकी पहचान आपको होना बहुत जरूरी है, और या फ्यूजेरियम विल्ट है तो उसकी पहचान होना बहुत जरूरी है। जी जी। तो आप पौधे को जो सूख रहे हैं उसकी जड़ को यदि आप निकाल के देखते हैं और उसके पश्चात उसको बीच से उसे आपको ऐसा 2 भाग में जैसा बोला जाता है चीरा जाता है, वैसा करेंगे तो उसमें बीच में आपको जड़ों में काली धारियां दिखाई देंगी। अच्छा अच्छा। तो यदि काली धारियां दिखाई दे रही हैं तो आप समझ के चलिएगा कि आपका फंगल अटैक आपके क्रॉप पे हो चुका है। और यदि उसी जड़ को यदि आप कट करते हैं नीचे से और उसको कांच के ग्लास में यदि आप डालते हैं जी जी, और उसमें से ऐसा येलो कलर का एक पदार्थ निकलता हुआ आपको दिखाई देगा। अच्छा। और यदि ऐसा दिखाई दे रहा है तो मान के चलें कि बैक्टीरियल विल्ट है। अच्छा, तो ये दोनों का एक छोटा सा प्रायोगिक आपको करना होगा आपकी फसल के साथ में। और यदि आप देख के पहचानना चाहते हैं तो पौधे यदि बहुत तेजी से सूख रहे हैं, यदि आपने आज देखा कि खड़ी फसल में आपका 1-2 पौधा सूखा है और 2-4 दिन में ही लगभग। एक और साथी का फोन है। जी जी जी। हेलो हेलो हेलो, जय जोहार। जय जोहार, आप कौन बोल रहे हैं? डॉक्टर साहब को भी जय जोहार। आप अपना परिचय दीजिए। भागवत निर्मलकर कवरेजेवरा बेमेतरा से बोला हूँ। जी निर्मलकर जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? अरे सब्जी की नर्सरी करना है तो नर्सरी के लिए कौन कौन सी ग्रेड की आता है? जैसे कि गोभी का है, अभी गोभी का दिन आया है जी, शीतकालीन में गोभी का। हाँ जी। तो उनको अभी जो जल्दी आने वाला, जल्दी तैयार होने वाला, उसका ये बताइए। और साथ में जैसे कि ये के लिए मूली आता है, मूली जी जी, मुरई जी हाँ जी जी। मुरई के कौन क्वालिटी है बोला, थोड़ा से वो कर बीजा के ग्रेड ला बताओ, कौन से लगाबो तो ज्यादा हमारे लोग उपज मिली। अच्छा जी जी। किसान भाई जैसा आपने बोला कि आपको अभी मूली भी लगाना है, तो मूली की बहुत अच्छी वैरायटी है हमारी पूसा चेतकी करके वैरायटी है जो ICR से निकली हुई है। तो आप इस वैरायटी को बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं और मार्केट में भी उपलब्ध है और बहुत अच्छा रिस्पांस देती है। मूली अपने आप में ही एक बहुत अच्छी क्रॉप है, इसे आप मेड़ में भी लगा सकते हैं आसानी से और 1 महीने में ही तैयार होकर मार्केट में पहुंच जाती है। तो पूसा चेतकी वैरायटी बहुत ही अच्छी और छत्तीसगढ़ के लिए सुटेबल वैरायटी है, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जी जी जी। मैम, नर्सरी से पौधों को खेत में कब रोपित करना चाहिए? हाँ जी जी बिल्कुल। जैसा अभी हम बात चल रही थी हमारी, मैडम ने आपने बताया कि रोपण करने की बात है, तो हमने जब लगाने के बाद मैं इसमें छोटी सी एक बात ऐड करना चाहूंगी कि जब इसमें आप सिंचाई करेंगे तो सिंचाई करते समय विशेष ध्यान रखें कि आपको हजारे से ही सिंचाई करना है। अच्छा। और जब आपने बीजों को ढक दिया वर्मी कंपोस्ट से, उसके पश्चात यदि ठंड ज्यादा है तो आपको पैरा जो पुआल बोला जाता है उससे 2 से 3 दिन के लिए ढकना होता है। अच्छा। जस्ट बीज लगाने के तुरंत बाद। हाँ। जी जी। तो इससे आपका जो है गर्माहट अंदर आने के कारण बीज का जर्मिनेशन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बाहर तो हमारा वातावरण काफी ठंडा हो जाता है और ठंडा होने के कारण जो है जर्मिनेशन में देर होती है। तो इसके लिए आप ऊपर से पुआल का कवर कर सकते हैं, लेकिन आपको 2 से 3 दिन बस रखना है उसे। अच्छा। उसके पश्चात उसको हटा देना है। अच्छा। और उसके पश्चात आपको ओपन रखना है और जो पानी देंगे उसको आपको हजारे से देना है। जी जी। ताकि आप उसमें पानी जो है एक साथ इकट्ठा एक जगह पे ना आए, और यदि ज्यादा पानी आएगा तो उसमें फिर आपकी डैम्पिंग ऑफ की समस्या, पौध गलन की भी समस्या आ सकती है। जी जी। तो वो वाली समस्या आपकी आने लगेगी। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि सिंचाई आप उसमें हजारे से करें, बहुत हल्की सिंचाई करें। और लगभग आपका उसमें विशेष ध्यान रखें कि आपका पानी कहीं इकट्ठा तो नहीं हो रहा है, और एक जगह पे बहुत ज्यादा पौधे यदि आपके बीज गिर गए हैं तो इकट्ठे बहुत सारे पौधे एक साथ एक जगह से निकल के तो नहीं आ रहे हैं। जी। तो इस सभी चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपकी जो डैम्पिंग ऑफ की बीमारी है उससे काफी कुछ हद तक आप जो है बच पाएंगे। जी जी। और मैडम, इससे नर्सरी से पौधों को कब रोपित करना चाहिए? जी जी। जैसा हमने जब लगाने के लगभग जो है हमारी फसल के आधार पे होता है, वैसे 20 से 25 दिन में हमारी सभी नर्सरी तैयार हो जाती है। लेकिन कुछ फसल है जैसे प्याज है तो उसमें लगभग 1 से 1.5 महीना लग जाता है, और उसके पश्चात उसकी ट्रांसप्लांटिंग की जाती है। और बैगन जो है वो एक थोड़ा सा स्लो ग्रोइंग वाली क्रॉप है, उसकी जो पौध है थोड़ा सा धीरे वृद्धि करती है। अच्छा। तो उसमें थोड़ा सा आपका 25 दिन से 30 दिन तक का समय लगता है। बाकी टमाटर
और हमारी जो गोभी, पत्ता गोभी है, ये सभी 20 से 25 दिन के अंदर में तैयार हो जाती है। जी जी जी। तो आप लगाने के 20 से 25 दिन के अंदर बिल्कुल ट्रांसप्लांट कर सकते हैं उसे मुख्य खेत में। जी मैम, प्लग ट्रे नर्सरी क्या होती है, ये किस तरह से लगाई जाती है? जी जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मैम। देखिए, प्लग ट्रे जो टेक्निक है अभी काफ़ी नई टेक्निक है, जो फार्मर्स के बीच में काफ़ी बहुत पसंद की जा रही है। इसलिए क्योंकि इसमें ये हो रहा है, जो बड़े किसान हैं जो काफ़ी ज़्यादा एरिया में लगाते हैं, तो उनको जब इस प्रकार से नर्सरी तैयार करते हैं नॉर्मल तरीके से, तो उनको बहुत सारे पौधे खराब हो जाते हैं, उनके बीज काफ़ी महंगे होते हैं, हाइब्रिड होते हैं। तो ऐसे किसान भाई जो हाइब्रिड बीज लगा रहे हैं, जिनके बीज काफ़ी महंगे हैं, वो बिल्कुल प्लग ट्रे मेथड पे आप जाएं। और ये बहुत ही अच्छी मेथड है, जिसमें कि आप इसको यदि आपको करना है तो जो प्रो ट्रे आती है, हमारी प्लास्टिक की ट्रेज आती हैं, जो नीचे से आपका शंकु के आकार की होती है, कोनिकल शेप बोला जाता है, तो उसमें आपको लेके आना होता है। और उसमें लगभग एक ट्रे में 100 से 150 तक के आपके ग्रूव्स बने हुए होते हैं, जो छिद्र बने होते हैं, जिसमें आपको आपका मिश्रण तैयार करके उसमें आपको नर्सरी लगाना होता है। तो ये प्रो ट्रे आपको आसानी से मार्केट में अवेलेबल हो जाती है। इसमें प्रो ट्रे में लगाने से आपको ये फायदा होता है कि आपके जो हाइब्रिड बीज हैं, उसका हर एक बीज का जर्मिनेशन होता है और आपको एक अच्छी पौध तैयार होती है। और दूसरा, इसमें आप जब तैयार कर रहे हैं तो इसके मिश्रण में विशेष ध्यान रखना होता है कि इसमें आप वर्मी कंपोस्ट, सैंड आपका लेना होता है आपको, और उसके साथ में आपका 1 पार्ट सैंड ले रहे हैं, आपको 2 पार्ट जो है लगभग आपका वर्मी कंपोस्ट लेना होता है, और उसको मिक्स करने के बाद उसको फिर आपको कोकोपीट, और आपका एक भाग उसमें कोकोपीट भी होता है, तो कोकोपीट, सैंड और आपका वर्मी कंपोस्ट, ये तीनों का मिश्रण बना लें। और उसके पश्चात उसके जो प्रो ट्रे है उसको भर लिया जाता है, और भरने के बाद उसमें एक प्रो ट्रे की एक उसमें सिंगल सीड्स को सोइंग की जाती है। और इस प्रकार से यदि आप करते हैं, और उसके पश्चात इसको लगाने के पश्चात एक इसमें विशेष बात होती है कि आपको, जैसे आपने ट्रे तैयार की, तो 8-10 ट्रे को एक के ऊपर एक करके 3 से 4 दिन के लिए इसको स्टैक्स बना के रख दिया जाता है, ऐसा एक के ऊपर एक, ताकि इसमें, और जैसे ही फिर 2 से 3 दिन में जर्मिनेशन होता है, फिर उसे ओपन करके खोल के आपको रखना होता है। तो इस चीज का विशेष बात का ध्यान रखें किसान भाई कि प्रो ट्रे आप यदि तैयार कर रहे हैं तो उसमें लगभग 3-4 दिन के लिए, जैसे ही आपने भर लिया बीज को, तो 3-4 दिन के लिए उसके एक के ऊपर एक करके उसे रख दिया जाता है, और उसके पश्चात आपको उसको फैला देना है। तो लगभग 15 से 20 दिन में आपकी नर्सरी तैयार हो जाती है। जी। मैम, हमारे किसान भाई नर्सरी तैयार करते हैं, कहाँ वो चूक कर देते हैं कि उनके पौधे, स्वस्थ पौधे नहीं तैयार हो पाते हैं, क्या सावधानियां उनको रखनी चाहिए? जी, देखिए, जैसे सबसे पहले हमारी बात आती है कि सिलेक्शन जो था, हमारा चयन बहुत अच्छा होना चाहिए, स्लोपी एरिया हो, मैं फिर से एक बार बताना चाहूँगी कि ढलान वाला एरिया हो, प्रकाश की वहाँ पे जो प्रकाश है वो डायरेक्ट ना पड़े, लेकिन उसकी प्रकाश की रोशनी वहाँ पे आए, और आपका जल भराव की स्थिति ना हो, ये इस बात का विशेष ध्यान रखें। और रेस बेड जो मैंने आपको बताया, उसका ही सिलेक्शन करें अभी के मौसम के हिसाब से, तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो इससे भी आप डैम्पिंग ऑफ से बच सकेंगे। और अगली बात है आपका कि जब बीज लगा रहे हैं तो बीज को उपचारित करें, और यदि आपकी मिट्टी में कोई समस्या हो तो मिट्टी को उपचारित करें आप अच्छी तरीके से, और उसे उपचारित करने के पश्चात जो भी आपके पास उपलब्ध हो, जैसे आपको फॉर्मल्डिहाइड आपके पास है तो आप फॉर्मल्डिहाइड से ट्रीटमेंट कर लें। यदि आप सूर्य की रोशनी के साथ करना चाहते हैं, तो यदि आप पहले से अवेयर हैं तो उस प्रकार से भी कर सकते हैं, और यदि नहीं है तो फिर आपका जो कैप्टॉन मैंने बताया बीज उपचार के लिए, थायराम या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, इसका भी आप 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में लेके सॉल्यूशन बना के इसके साथ भी अपनी मृदा का उपचार आप कर सकते हैं। तो ये आपकी जो बैक्टीरियल विल्ट या फिर आपकी जो बैक्टीरियल नहीं, फंगल जो विल्ट आती है आपकी, वो इस प्रकार की समस्या आपको नहीं आएगी आपकी नर्सरी में। और बीज को लाइन सोइंग जरूर करें। जैसा हम सोचते हैं कि ये तो नर्सरी बेड है, इसमें लाइन सोइंग की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी यदि आप लाइन से लगाते हैं तो आपके 90% चांसेस होती है कि सभी बीज जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से जर्मिनेट होंगे। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। और लाइन सोइंग, एक और साथी का फोन है। हेलो, नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? नमस्ते मैम, मेरा नाम खिलेश्वरी साहू है। जी, पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप? मैम, अभी ठंडी के मौसम में हम लोग नर्सरी में क्या क्या लगा सकते हैं? जी, अच्छा मैम बताइए। देखिए, नर्सरी में जैसे आपको लगाना है तो आप बिल्कुल अभी जैसे मैंने बताया कि पत्ता गोभी, गोभी है आपका, नवल गोल है, इसका आप है टमाटर, बैगन, मिर्च को लगा सकते हैं। और प्याज की भी खेती यदि आप करना चाह रहे हैं तो प्याज की भी नर्सरी अभी आप डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा समय है। और अभी यदि आप तैयार करते हैं तो 15-20 दिन में आपकी नर्सरी तैयार हो जाएगी और सही समय में मार्केट में पहुंच पाएगी सब्जियां आपकी। तो बहुत ही अच्छा समय है अभी तैयार करने का नर्सरी। जी। मैम, आप हमें नर्सरी प्रबंधन की बारीकियां बता रही थी। हम इस पे फिर चर्चा करेंगे। अभी समय समाप्त होने के कारण हम आज्ञा लेना पड़ेगी। आप हमारे स्टूडियो में आई, बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, नया विषय, नई जानकारी लेकर हम फिर उपस्थित होंगे। अभी आज्ञा दीजिए, नमस्कार।